चलिए फिर तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास का। तो कल हम लोगों ने डब्ल्यूएसएम शुरू कर दिया था। डब्ल्यूएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है? कंक्रीट में 3, स्टील में 1.78। उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है? बिल्कुल लीनियर होता है, क्योंकि डब्ल्यूएसएम में हम हुक्स लॉ के अंडर काम करते हैं। ठीक है। सिग्मा सीबीसी कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस, सिग्मा एचटी स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस। फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिससे हम लोग स्ट्रेस स्टील में और कंक्रीट में निकाल सकते हैं। और वही अगर सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एचटी हो जाए तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू आती है, वो आती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। फिर हमने बैलेंस सेक्शन, अंडर रिइंफोर्स्ड और ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन के बारे में पढ़ा था। बैलेंस सेक्शन में सिग्मा एचटी और सिग्मा सीबीसी दोनों ही अटेन हो जाते हैं, तो इसलिए चाहे कंक्रीट के साइड से निकालो चाहे स्टील के साइड से निकालो, मोमेंट और रेजिस्टेंस सेम ही आएगा। मोमेंट और रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था हमने? कंप्रेसिव फोर्स या फिर टेंशन टेंशन फोर्स इनटू आपका लीवर आर्म। उसके बाद हमने पढ़ा था अंडर इनफोर्स में स्टील पहले सिग्मा एचटी अटेन कर लेते हैं, इसलिए मोमेंट और रेजिस्टेंस स्टील की साइड से निकालते हैं। उसके बाद ओवर रिइंफोर्स्ड में कंक्रीट सिग्मा सीबीसी अटेन कर लेता है, स्टील सिग्मा एचसी अटेन नहीं कर पाता है, तो हम कंक्रीट के साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। एक और बात मैंने बहुत टेक्निकल डिफरेंस बताया था एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में। डब्ल्यूएसएम में अगर ओवर रिइंफोर्स्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ा है। बट मोमेंट और रेजिस्टेंस में हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस भले ही वो एनसी से बड़ा है वही यूज करेंगे, बट एलएसएम में ये चीज नहीं है। ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उससे सब कुछ हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। रेक्टेंगुलर बीम है, 300 mm विड्थ है, 500 mm इफेक्टिव डेप्थ है, reinforced with 4 16 mm dia tension bars। ठीक है। सब कुछ गिवन है। डिटरमिन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द टॉप कंप्रेशन फाइबर ऑफ द कंक्रीट एंड टेंशन स्टील। ठीक है। M20 ग्रेड कंक्रीट है, इसमें ग्रेड ऑफ स्टील नहीं गिवन है, तो Fe250 मान लेते हैं हम। ठीक है। Fe250 मान लो, Fe415 मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। जब भी डिटेल अगर कोई ना गिवन हो तो आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है। चलिए बी 300 mm है, डी 500 mm है, ASC निकाल लिया। ठीक है। मोमेंट हमें गिवन है कितना? 50 किलोन्यूटन मीटर, और सिग्मा सीबीसी 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है। हमने मॉड्यूलर रेशियो निकाल लिया, 13.33 आ गया। ठीक है। उसके बाद हमने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, मैंने बताया था एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या करते हैं हम? कंक्रीट का एरिया जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है उसका मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और जो इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया है नीचे, इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया कितना होता है? m into AST, उसका न्यूट्रल एक्सिस से मोमेंट। ठीक है। सिर्फ डब्ल्यूएसएम में हम न्यूट्रल एक्सिस डिटरमिन करने के लिए और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिटरमिन करने के लिए दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम्स यूज करते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, एन आ गया 156.6 mm। ठीक है। अब आप एनसी निकाल सकते हो। ठीक है। एनसी कैसे निकालोगे? एनसी इज इक्वल टू 280/3 अपॉन 280/3 प्लस क्या आएगा यहाँ पे? सिग्मा एच टी। ठीक है। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है। या फिर m सिग्मा सीबीसी अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एच टी, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो इससे आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हो। ठीक है। इसको अगर आप d से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये फैक्टर है ना। ठीक है। इससे आपका एनसी निकल आएगा। एनसी को अगर आप कंपेयर करेंगे इससे, तो आपका अंडर इनफोर्स्ड आएगा। तो अगर अंडर इनफोर्स्ड है, इसका मतलब है मोमेंट और रेजिस्टेंस किसके साइड से निकालेंगे हम? स्टील के साइड से। तो बस जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा मोमेंट और रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तो हमने निकाल लिया। इससे हमारा सिग्मा एचटी कितना आ गया? 138.87 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है। तो स्ट्रेच एंड टेंसाइल स्टील 138.87 ये आ गया। उसके बाद सीधा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से, अंडर इनफोर्स सेक्शन है ना, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से हम लोग निकाल सकते हैं। ये सिग्मा सी है। ठीक है। बेस बाई हाइट इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस सिग्मा एच टी बाई एम बाई हाइट। अगर ये एन हो गया तो ये डी माइनस एन हो जाएगा, डी माइनस एन। तो इससे हमारा सिग्मा सी भी आ गया। ठीक है। बस इतना ही था। फिर टू डिजाइन द सेक्शन फॉर गिवन लोडिंग। डिजाइन कुछ नहीं है यार, इसमें सिर्फ मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस और डिजाइन है आपका डब्ल्यूएसएम में। ठीक है। तो चलिए, तो डिजाइन में हमें क्या गिवन रहेगा? एक्सटर्नल लोड और बेंडिंग मोमेंट, मतलब या तो आपको
लोड गिवन है, उससे आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालोगे, या फिर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो आ रहा है वो गिवन होगा। ठीक है, मटेरियल ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील गिवन रहेगा। अगर नहीं गिवन हो गलती से, तो आप कंक्रीट का और स्टील का ग्रेड एज्यूम कर सकते हो। स्टील का ग्रेड मिनिमम Fe250 पता ही है आपको। आरसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 होता है और स्पैन ऑफ बीम गिवन रहेगा। ठीक है, डिटरमिन दी प्रोसीजर, डिटरमिन दी परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर मटेरियल्स। वो कैसे फाइंड करना है, या तो एफओएस से डिवाइड कर दो, या फिर टेबल नंबर 21 और 22 यूज कर लो। कॉलेज में यूज कर सकते हो, आईएस कोड अलाउड है। आगे जाके एग्जाम्स दोगे उसमें आईएस कोड अलाउड नहीं होता है, इसलिए एफओएस ध्यान रखना जरूरी है। डिटरमिन डिजाइन कांस्टेंट के, जे और आर। आपको पता ही है के क्या होता है, 1-k/3। ए क्या होता है, 280/3 अपॉन 280/3 प्लस सिग्मा एस टी। और आर क्या होता है आपका हाफ इंटू ए इंटू जे, तो आपका के और जे से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आप या तो इन कांस्टेंट को यूज करो या फिर ना करो, कोई दिक्कत नहीं, बट क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस तो निकालना ही है आपको, तो के तो आपको निकालना ही पड़ेगा, जे एन आर ऑप्शनल है। एज्यूम सूटेबल वैल्यू ऑफ बी बाई डी रेशियो। बी बाई डी रेशियो सेम फिर एलएसएन में भी करते हैं हम। बी बाई डी रेशियो आपका हाफ से लेके 2/3 तक वेरी करता है। हाफ ले लो, बढ़िया रहेगा, हाफ का डिजाइन अच्छा होता है। ठीक है, तो उससे आपका मूवमेंट और रेसिस्टेंस निकालने को आ जाएगा। ठीक है, टेबल पेपर के साथ अटैच नहीं रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईएस कोड आपको ले जाना है तो ऑब्वियस सी बात है टेबल अटैच नहीं रहेगा पेपर में। आईएस कोड ले जा रहे हो, टेबल अटैच होना चाहिए पेपर में। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईएस कोड आप ले आ सकते हो, तो टेबल की क्या जरूरत है, आईएस कोड में टेबल है ना। सेम पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि आर में आपने क्या यूज किया है, वो के की वैल्यू जब सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी दोनों ही एज्यूम हो रहे हैं। चलिए, फॉर द गिवन लोड एंड अप्रोक्सीमेट सेल्फ वेट कंप्यूट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। गिवन लोड होगा, सेल्फ वेट एज्यूम करोगे, या फिर अगर एज्यूम ऑलरेडी वो सेल्फ वेट उसके साथ अटैच्ड है तो आप एज्यूम नहीं करोगे। ठीक है, चलिए, डिटरमिन डी बाय इक्वेटिंग एम इज इक्वल टू एम आर। अब आप कैसे करोगे, देखो, मोमेंट और रेजिस्टेंस जो है आरबीडी स्क्वायर है। ठीक है, उसको आप मोमेंट से इक्वेट करोगे। क्यों कर रहे हैं, देखो, ये जो एम आर आपका आरबीडी स्क्वायर आया है, ये आर जो है ए की वो वैल्यू है जब आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस होगा। तो ये आपका बेसिकली क्या है, आपका बैलेंस सेक्शन का मोमेंट और रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो हमको हमेशा बैलेंस सेक्शन या फिर अंडर इनफोर्स सेक्शन चाहिए होता है। तो हम लोग बैलेंस सेक्शन का जो फॉर्मूला है, इसमें डी तो पता नहीं है हमें, तो उसको हम इक्वेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है हमारा, ताकि हमें डी की वो मिनिमम वैल्यू मिल जाए, ताकि हमारा सेक्शन कम से कम बैलेंस तो हो। ठीक है, तो ये डी की वो मिनिमम वैल्यू है जो वो बैलेंस होगा। अगर अब ये क्वेश्चन है, ये डी की वैल्यू आई, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ डी है जिसके लिए हमारा सेक्शन बैलेंस रहेगा। अगर हम इससे ज्यादा वैल्यू पुट कर दे, समझ लो हमारी डी की वैल्यू आई है 500 mm, और हम डी की वैल्यू जो अपनाते हैं वो अपनाए 550 mm, तो क्या हमारा सेक्शन अंडर इनफोर्स होगा कि ओवर इनफोर्स होगा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। अगर हम डी की वैल्यू जो हमारी आई है, सर सर ओवर इनफोर्स होगा। चैट पे बताइए, अनम्यूट करके बताइए। अगर डी की वैल्यू हम इस वैल्यू से ज्यादा यूज करें तो वो क्या होगा, अंडर इनफोर्स होगा कि ओवर इनफोर्स होगा? अंडर इन्फोर्स बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अंडर इन्फोर्स अंडर इनफोर्स होगा। समझ गए? चलिए, नाउ कैलकुलेट बी। डी पता लग गया, डी इससे थोड़ा सा ज्यादा अपनाएंगे हम ताकि अंडर इनफो सेक्शन बने हमारा। फिर बी, हमने जो बी बाई डी रेशियो माना था उससे आपसे बी आएगा हमारा। फिर कैलकुलेट ए एस टी। हमारे पास बी गिवन है, जी गिवन है, तो या तो आप ए वाले फॉर्मूले से लगाओ, ठीक है, या फिर नॉर्मल फॉर्मूला है मोमेंट रेजिस्टेंस का, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, तो उससे हमारा ए एस टी आ जाएगा। समझ गए? प्रोवाइड सुटेबल नंबर ऑफ बार्स फॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील, बस खत्म, बात यहाँ पर हो गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का ही एनालिसिस एंड डिजाइन है डब्ल्यूएसएम में। अब डिजाइन देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर बीम है 350 mm विड्थ का, इसमें ऑलरेडी विड्थ गिवन है। सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन मीटर ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 मीटर। इफेक्टिव स्पैन गिवन है, लोड भी गिवन है। डिटरमाइन द डेप्थ रिक्वायर्ड, डेप्थ रिक्वायर्ड गिवन है, डेप्थ रिक्वायर्ड हमें निकालना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड।
अब M20 कंक्रीट है, Fe250 स्टील है, B है 350 mm, M है WL²/8, 120 किलोन्यूटन मीटर आ गया हमारा मोमेंट। ठीक है, अब डिजाइन कांस्टेंट निकालना है हमें। अगर K, तो हमें वो K निकालना है जिसके लिए हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस होगा। तो अगर हमें उसके लिए निकालना है तो उसमें सिग्मा CBC भी अटेन हो जाएगा और सिग्मा ST भी अटेन हो जाएगा। इसके हिसाब से हमने M निकाल लिया और फिर K निकाल लिया 0.4 और J भी निकाल लिया 1 - K/3। मैंने बताया है J एंड R आर ऑप्शनल, आप K से भी सिंपली निकाल ही सकते हो। आपको पता ही है हाफ इंटू सिग्मा CBC इंटू B इंटू D - N/3 फॉर्मूला होता है। अब K आ गया आपके पास, K से आपका N आ जाएगा, N इज इक्वल टू KD होता है, उससे भी निकाल सकते हो। तो हमारा R आ गया 1.21 न्यूटन/mm²। इससे हमारा लिमिटिंग मोमेंट और रेजिस्टेंस जो है M इज इक्वल टू RBD² होता है। R हमें पता है 1.21, B हमें पता है 350, D हमें निकालना है। तो मिनिमम हमारा जो डेप्थ है वो चाहिए हमें 532.3 mm का। तो हमने प्रोवाइड किया इससे ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया ये बैलेंस सेक्शन के लिए है। इससे ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो आपका अंडर रिइंफोर्स बन जाएगा, जो कि डक्टाइल नेचर का होता है, जो कि हम डिजाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ। अब टोटल डेप्थ के लिए क्लियर कवर 25 mm का माना है यहाँ पे, एंड डायमीटर ऑफ बार जो हम प्रोवाइड करेंगे वो 20 mm का माना है। तो 25 mm प्लस होगा, प्लस हम बार्स के बीच तक जाएंगे इफेक्टिव कवर के लिए, तो ये 10 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रहे, इफेक्टिव डेप्थ हमारा ओवरऑल डेप्थ से इफेक्टिव कवर माइनस करके होता है, समझ गए? तो हम इफेक्टिव कवर प्लस किया, टोटल डेप्थ आ गया 570। एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील के लिए हमें ऑलरेडी बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला था ऊपर WL²/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज बता दूं मैं, सब्जेक्ट टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 15 किलोन्यूटन मीटर। इसमें ये नहीं बोला है कि ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसमें डेड लोड भी जुड़ा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ लोग यही बोल सकते हैं कि सर हम लोग डेड लोड भी तो एज्यूम कर सकते हैं। आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, बट क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि डेड लोड आपको अलग से निकालना है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ लोड गिवन है और यहाँ पे नहीं बोला है कि उसमें डेड लोड ऐड है या नहीं, तो आप डेड लोड एज्यूम भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद तो सब कुछ इजी है। AST आ गया 1848 mm² के आसपास। ठीक है, चलिए अभी नोट है, डिजाइन कांस्टेंट RJ&K आर ओनली यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस सेक्शन। मैंने कहा ही था के में आप सिग्मा CBC और सिग्मा ST दोनों यूज कर रहे हो, और सिग्मा CBC और सिग्मा ST दोनों ही कब अटेन होते हैं, बैलेंस सेक्शन में। उसके हिसाब से आप J निकाल रहे हो और उसी के हिसाब से आप R भी निकाल रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है RJ और K जो है मोमेंट और रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस सेक्शन के लिए ही यूज होता है। But in other sections, it's only steel or only concrete which is reaching its permissible stress limit. Therefore, for over reinforced, sigma CBC use करते हैं, and under reinforced sigma ST use करते हैं. Use the original formula of moment or resistance from concrete or steel side respectively, using their permissible stress values. इसलिए मैंने कहा था जो R और J यूज करने का कॉन्सेप्ट है ये आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन होगी सर यहाँ पर R और J यूज करें कि नहीं करें, समझ गए? तो इसलिए आप जो रॉ फॉर्मूला है हाफ इंटू बी इंटू सिग्मा CBC इंटू एन इंटू D - N/3 या फिर सिग्मा ST इंटू AST इंटू D - N/3, वो वाला फॉर्मूला यूज करो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बट हाँ, के तो आपको यूज करना ही है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना ही पड़ता है, तो के की वैल्यू तब यूज करोगे ही। आर और जे ऑप्शनल है। ठीक है, चलिए फिर ये खत्म होता है। अब हम लोग LSM पे जंप मारेंगे। ठीक है, तो पहले आप देख लेता हूँ क्या क्या पूछ रहे हो। सर एक टेबल जो IS कोड में भी नहीं है, आपने बोला था क्वेश्चन के साथ अटैच होगा। देखो यार, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो IS कोड के टेबल से ना हो रहा हो तो मुझे बताओ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं उनमें जो भी वैल्यूज हैं वो सब हमने IS कोड से आराम से लिए हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसका टेबल IS कोड में ना गिवन हो, तो वो हम देख लेंगे। अगर नहीं गिवन होगा तो हम टेबल अटैच कर देंगे। 99.9% आई एम श्योर कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में जिसके वैल्यूज आप IS कोड से ना ले पाओ। ठीक है, WSM में सिर्फ सिंगल रीइंफोर्स क्वेश्चन ही आएंगे, सिंगल रीइंफोर्स क्वेश्चन का ही डिजाइन और एनालिसिस होगा। आपका डबली रीइंफोर्स, शियर, बॉन्ड ये सब WSM का नहीं है, सिर्फ LSM में है। चलिए फिर, तो हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, क्लास नंबर 6 तक पहुंच गए हैं हम लोग। अब LSM स्टार्ट हो जाएगा, LSM। ठीक है, मैंने बोला ना सिर्फ सिंगल रीइंफोर्स्ड आएगा।
ठीक है, aim of this method is that structure should be able to withstand safely all the loads that are liable to act on it throughout its life. इसलिए लिमिट स्टेट कॉन्सेप्ट ही ये है कि पूरे लाइफ तक जितना भी लोड आए वो उसको सह पाए। तो ऑब्वियसली बात है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट शुड आल्सो सैटिस्फाई द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। देखो डब्ल्यूएसएम ने सिर्फ सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट को एड्रेस किया था कि भाई बहुत डिफॉर्मेशन ना आ जाए, ठीक है, पर उसने लोड पे कोई फैक्टर नहीं किया। यूएलएम ने क्या किया, लोड पे फैक्टर किया, बट जो मटेरियल पे एफओएस है उसको वो भूल गया। तो उसने ये तो देख लिया withstand satisfy all the load that liable to act on it throughout its life, ये तो यूएलएम ने देख लिया, बट सर्विसिबिलिटी वो भूल गया, बोला सर्विसिबिलिटी मैं नहीं देख रहा। तो लिमिट स्टेट मेथड ने क्या किया, सबसे पहली बात तो लोड पे एफओएस किया, ठीक है, फैक्टर शिफ्ट लगाया लोड पे ताकि जितने भी लोड फ्यूचर में आए उसको स्ट्रक्चर ले पाए। और उसने सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी, इसलिए लिमिट स्टेट में दो लिमिट स्टेट होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जिसमें बेंडिंग मोमेंट, शियर, इसके लिए हम डिजाइन करते हैं, और फिर लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी जिसमें हम डिफ्लेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं। याद होगा आपका L/D रेशियो, सिंपल सपोर्ट के लिए 20, कंटिन्यूअस बीम के 26 और कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपल सपोर्ट स्लैब के लिए 35, कंटिन्यूअस स्लैब के लिए 40, ये सब हमने यूज किया था। ये सब लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में आता है कि बहुत सारा डिफ्लेक्शन ना आ जाए। लिमिट ऑफ कोलैप्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट, शियर, बॉन्ड, इन सब को डिजाइन करना। समझ गए? चलिए, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट एज करेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग के लिए डिजाइन करना, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन के लिए डिजाइन करना। कहाँ पे करेंगे हम ये, कॉलम में। फिर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, हम शियर इन्फोर्समेंट डिजाइन करते थे उसके लिए। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्जन, ये आपको सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, बीटेक अगर करोगे तो उसमें टॉर्जन का यूज होता है, उसमें अच्छा खासा डिजाइन है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो मेनली आपका ये तीन जो है ये इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्चर और शियर, ये तो बीम, स्लैब, फुटिंग सब में यूज होगा। एंड कंप्रेशन बेसिकली आपका कॉलम के लिए होता है। चलिए, अब सर्विस, ये कोलैप्स का पढ़ लिया हमने। अब सर्विसिबिलिटी, स्ट्रक्चर इज ऑफ नो यूज इफ इट इज नॉट सर्विसिबल। अगर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आ गया, स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा क्रैकिंग आ गई, भले ही स्ट्रक्चर फेल ना करे, लोग तो जाएंगे नहीं उसके अंदर, तो फायदा क्या, ठीक है। Thus, this limit should is introduced to prevent excessive deflection and cracking. It ensures satisfactory performance of the structure at working loads. यहाँ पे कोई भी FOS यूज नहीं होता है, यहाँ पर हम FOS यूज करते हैं और उसके लिए हम डिजाइनिंग करते हैं। बट लिमिटेड सर्विसिबिलिटी में जो भी हम चेक्स करते हैं उसमें हम कोई FOS नहीं लगाते हैं, जो वर्किंग लोड आ जा रहे हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं। Ensure satisfactory performance at working loads on the basis of elastic theory और working stress method. सर्विसिबिलिटी में WSM का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना बढ़ जाए, बिकॉज डिफॉर्मेशन इज ऑफ सिग्निफिकेंस अंडर वर्किंग लोड्स एंड नॉट एट कोलैप्स। तो आज लोड लग रहे हैं उसके हिसाब से नहीं डिफॉर्मेशन होना चाहिए ना। अगर आपने आधा लोड के डिफॉर्मेशन के लिए डिजाइन कर दिया और वो लोड नहीं आ रहा और छोटे लोड में डिफॉर्मेशन आने लग गया, तो क्या फायदा। तो इसलिए इसमें तीन चीजें होती है, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन। क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन बहुत नहीं देखते हैं हम, डिफ्लेक्शन में ही वो L/D रेशियो का कॉन्सेप्ट प्ले में आता है, 7, 26, 20, 35, 40. Structure should be designed while considering all the appropriate limits of safety and serviceability. समझ गए? WSM LSM में डिफरेंस, मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी, मेथड इज बेस्ड ऑन एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। ये इलास्टिक थ्योरी बोलता है हुक्स लॉ बिल्कुल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट लिमिटेड मेथड ऐसा नहीं बोलता, बोलता है स्ट्रेन तो बाई एक्सिस के साथ बढ़ता रहेगा, बट स्ट्रेस का डायग्राम जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा, एक्सपेरिमेंटली जो उनको मिला था वही IS में बना हुआ है। In this method, factor of safety applied to yield stress to get permissible stresses. यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कॉन्सेप्ट है। अब बोलोगे सर बात तो वही है, कोई ना कोई फैक्टर है, नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोड पे भी लगा रहे हैं और मटेरियल पे भी लगा रहे हैं, इसे पार्शियली मटेरियल पे एंड पार्शियली लोड पे, इसलिए इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। चलिए, नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड, यहाँ पे WSM में तो कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज ही नहीं करते थे लोड के लिए, LSM में हम लोड्स के लिए एंड उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। ठीक है, थिकर सेक्शन ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हम कंक्रीट एंड स्टील को कम स्ट्रेस तक ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है स्टील ज्यादा लगेगा और कंक्रीट भी ज्यादा लगेगा। LSM में हम ज्यादा स्ट्रेस तक ले जाते हैं स्टील को भी एंड कंक्रीट को भी, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल पे FOS कम है, तो ऑब्वियसली बात है मोर इकोनॉमिकल होगा,
इनर सेक्शन होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है? इज दैट वैल्यू इट हैज अ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एक्सीडेड। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या था? जिसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो वैल्यू है जिसके नीचे सिर्फ 5% जो सैंपल्स हैं वो फेल करेंगे। मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो वैल्यू है जिसके ऊपर 95% या उससे ज्यादा सैंपल्स की स्ट्रेंथ है। उसी का ठीक उल्टा है कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड एक्सटर्नल है। कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड है तो जिसका प्रोबेबिलिटी 95% या उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उससे ज्यादा लोड नहीं आएगा बाहर से। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अंदर की बात हो रही थी कि कंक्रीट लगा रहे हैं, स्टील लगा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। कैरेक्टरिस्टिक लोड एक्सटर्नल की बात हो रही है, बाहर की बात हो रही है कि बाहर से जो लोड आ रहा है उतना लोड 95% या उससे ज्यादा चांस है कि उससे ज्यादा लोड ना आए। ठीक है, इसी के साथ से हमारा जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है लोड्स के लिए आया है। In absence of any data, loads given in various standards shall be assumed at characteristic loads। ठीक है, एक मिनट रुको। तो पढ़ो आप IS कोड जो गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक लोड गिवन नहीं है तो आप इन IS कोड का यूज कर सकते हो, जहाँ पे डेड लोड्स, लाइव लोड्स, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज गिवन है अकॉर्डिंग टू द प्लेस। मतलब बाथरूम में कितना डेड लोड, लाइव लोड आ सकता है, किचन में कितना आ सकता है, ड्राइंग रूम में कितना आ सकता है, लाइब्रेरी में कितना आ सकता है, एक ऑडिटोरियम में कितना आ सकता है, उसके हिसाब से लोड्स गिवन है। फिलहाल एग्जाम के लिए यूज नहीं करना आपको ये, और आगे जाके जब फील्ड में काम करोगे तो वहां पे ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कुछ नहीं है यार, एफसीके है। एफसीके में अगर आप एफओएस से डिवाइड कर दोगे तो डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आ जाएगा आपका, वही सेम चीज जो उस पे होती थी डब्ल्यूएसएम में। यहाँ पे मटेरियल एफओएस बोल रहे हैं इसको। चीजें हम आप पढ़ सकते हो, ठीक है, मैंने मोटा मोटा बता दिया क्योंकि देखो रिविजन है, हर लाइन को पढ़ेंगे तो रिविजन नहीं हो पाएगी एक महीने में। तो डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कैसे आएगा? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब एफसीके या फिर एफवाई, उसको अगर आप उसके रिस्पेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे तो डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आ जाएगा। मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल क्या होता है? कंक्रीट में 1.5, स्टील में 1.15। ठीक है, हायर वैल्यू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट 1.5 अडॉप्टेड। आपको पता है ये क्यों? क्योंकि कंक्रीट फील्ड में बनती है, कंक्रीट में बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ प्ले करते हैं, इसलिए कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं हो पाता है, इतना अच्छा क्वालिटी कंट्रोल हमारा स्टील में होता है। फिर एफओएस लोड एफ, फिर दूसरा वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर किसके लिए यूज होता है? लोड के लिए। तो ये तो किस पे डिपेंड करता है आपका? लोड कॉम्बिनेशन पे, कि लोड कॉम्बिनेशन कैसा है। तो जो भी लोड है उसमें अगर आप फैक्टर सेफ्टी प्लस इंटू कर दोगे तो वो डिजाइन लोड हो जाएगा। तो हमने स्ट्रेस को भी लिमिट किया फैक्टर सेफ्टी से और लोड को बढ़ा भी दिया, तो डबल सेफ्टी। अब डेड लोड प्लस लाइव लोड अगर लिमिटेड ऑफ कोलैप्स, तो सर्विसिबिलिटी में देख रहे हो ज्यादातर फैक्टर ऑफ आपकी लोड एफओएस है वो 1 है। कुछ कुछ जगह पे 0.8 है, क्योंकि जहां पर हम सब लोड को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि सब लोड का एक साथ आना की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर हम फैक्टर ऑफ थोड़ा कम कर देते हैं लिमिटेड और सर्विसिबिलिटी के लिए। बेसिकली आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटेड ऑफ कोलैप्स, क्योंकि सर्विसिबिलिटी में हम डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो ये सबका पेज नंबर 68 टेबल 18 में गिवन है, आप ये पढ़ सकते हो। तो अगर डेड लोड लाइव लोड है तो 1.5 का फैक्टर सेफ्टी लगाते ही हैं। आप ये टेबल देख पा रहे हो, ज्यादातर 1.5 का यूज करते हैं, इसलिए जहां भी आपको लोड गिवन होता है जो अनफैक्टर्ड होता है, अगर बोला है क्वेश्चन में सर्विस लोड है या फिर वर्किंग लोड है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना ही है। और अगर लिखा है इट इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड लोड ऑफ, तो आपको फैक्टर नहीं करना, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था। चलिए, उसके बाद फिर लिमिटेड ऑफ कोलैप्स में फ्लेक्शन एंड शियर की बात करेंगे हम। कंप्रेशन की बात कहाँ करते हैं हम? कॉलम में। तो उसके लिए सबसे पहले एजम्पशंस पढ़ते हैं हम, ठीक है। एजम्पशंस क्या क्या है? प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू एक्सेस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। अगर कोई भी सेक्शन प्लेन है
मतलब उसमें कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं है, ऊपर खाबड़ नहीं है वो प्लेन, तो बेंडिंग होने के बाद भी वो सेक्शन प्लेन ही रहेगा। रियलिटी में नहीं होता है, बट अगर रियलिटी लेने गए तो एनालिसिस बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसी की वजह से हमारा स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो बाई एक्सिस के साथ साथ लीनियरली बढ़ता है। मैक्सिमम स्ट्रेन मतलब अल्टीमेट स्ट्रेन कंक्रीट एट द आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर टेकन एज 0.0035। डब्ल्यूएसएम में ऐसा कोई भी assumption नहीं था। डब्ल्यूएसएम ने बस बोला कि भाई स्ट्रेस देख लो, स्ट्रेस पॉइंट और स्ट्रेस आपका सिग्मा सीबीसी से ऊपर ना हो। बट एलएसएम बोलता है कि हम स्ट्रेस नहीं देख रहे, हम स्ट्रेन देख रहे हैं। हम स्ट्रेन जो कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन है वो 0.0035 है, तो 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट एज्यूम टू बी पैराबोलिक, ये आपका पैराबोलिक, वहां पर हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रेस डायग्राम था, है ना, ट्रायंगुलर स्ट्रेस डायग्राम था। यहाँ पर हमारा देखो पैराबोलिक है, पहले पैराबोलिक है, फिर 0.002 स्ट्रेन के बाद वो स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका स्ट्रेस डायग्राम है। एफसी के आपका आता है जो क्यूब्स में आपको मिलता है, बट आप 1.5 का एक साइज फैक्टर लगाते हो, क्योंकि क्यूब से काफी बड़ा होता है आपका स्ट्रक्चर का साइज, इसलिए हम स्ट्रक्चर के लिए 0.67 एफसी के मानते हैं। फिर उसमें हम 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लगाते हैं और वो 0.45 एफसी के बन जाता है। समझ गए, तो ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है। उसके बाद डिजाइन पर्पस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज्यूम टू बी 0.67 times the characteristic strength of concrete cube, since size increases quality control which affects size increases quality control decreases, obvious सी बात है। तो ये जो ब्रैकेट में बस एक्सप्लेनेशन है, ये सब आपको लिखा हुआ है आपके कोड में। फिर 0.67 में हम पॉजिटिव फैक्टर और लगाते हैं, तो हमारा डिजाइन स्ट्रेस कंक्रीट का आ जाता है 0.45 एफसी के। अगर डब्ल्यूएसएम का देखेंगे, डब्ल्यूएसएम में क्या होता है डिजाइन स्ट्रेस एफसी के बाई 3, तो वो 0.33 एफसी के आसपास आएगा, बट यहाँ पर हम 0.45 एफसी के तक ले जा रहे हैं, तो हम कंक्रीट को ज्यादा स्ट्रेस तक ले जा रहे हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, ये तो पता ही है, डब्ल्यूएसएम में भी सेम था। Stresses in the reinforcement are taken from the stress strain curve of the type of steel used। ये आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, फटाफट बताओ ये किसके लिए है, ये किसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, बताओ। सर माइलिसिन का। हाँ, ये माइल्ड स्टील का है, क्योंकि आप देख रहे हो ये सीधा जो यील्ड प्लेट्यू है वो दिख रहा है आपको इसमें। ठीक है, अगर ये HYSD का होता तो कुछ ऐसा होता। ठीक है, बस इतना ही होता है ये। ठीक है, अगर HYSD का होता है, HYSD में सीधा वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका FY है, उसको हमने 1.15 से डिवाइड किया तो हमारा डिजाइन कर्व बन गया। ठीक है, और आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील तो पता ही है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए, फॉर डिजाइन पर्पसेस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 हम स्टील के लिए यूज करते हैं। तो कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना था हमारा 0.0035। ठीक है, बट यहाँ पर देखो एक लैंग्वेज में क्या लिखा है, एट द आउटरमोस्ट कंप्रेशन इज टेकन एज अल्टीमेट स्ट्रेन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कंक्रीट में, इससे ज्यादा होगा तो क्रैकिंग होना शुरू हो जाएगा। और स्टील में बोला है कि FY/1.15 PS प्लस 0.002, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टील तो हमें ज्यादा यूज करना है, स्टील का यूज हमें ज्यादा करना है, तो इसलिए स्टील में इससे ज्यादा, इससे कम स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, FY की वैल्यू पता ही होगी आपको, 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ES क्या है 2 × 10⁵ प्लस 0.002। कभी कभी इसी को ऊपर लिख देते हैं तो वो 0.87 FY/ES हो जाता है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। चलिए, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट, ये आपको पता ही है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट मैंने बताया था अभी, या एक्सपेरिमेंटली बताया गया है। डब्ल्यूएसएम में सीधा हुक्स लॉ का मदद लेते हुए हमने ट्रायंगुलर मान लिया था, समझ गए, बट यहाँ पर आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया है, उसके हिसाब से हाई स्कूल में बनाया गया है। चलिए, फॉर डिजाइन पर्पस कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर टेकन एज 0.67, वही सेम चीज लिखी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारा, ये स्ट्रेन कर्व है, ये स्ट्रेस कर्व है। स्ट्रेन कर्व देखो सिमिलर है जो डब्ल्यूएसएम में यूज किया था, पर यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यूज डिफाइन कर दी गई है। मैक्सिमम स्ट्रेन 0.003 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये आपका स्ट्रेस कर्व है। ठीक है, स्ट्रेस कर्व देखो पैराबोलिक है तो स्ट्रेट हो रहा है, तो बोलोगे सर पैराबोलिक कहाँ तक है, देखो यहाँ तक स्ट्रेन आपका 0.002 है, वहां तक आपका स्ट्रेस डायग्राम देखो पैराबोलिक है, उसके बाद ये हो जाता है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है,
और ये जो डायग्राम है इसका एरिया कैसे निकालोगे, पैराबोला का एरिया क्या होता है 2/3 इंटू विड्थ इंटू हाइट, उससे ये निकालोगे। और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है b इंटू एच, तो उससे निकाल सकते हो। डेरिवेशन है ये, बहुत जरूरी नहीं है, मैं बता दिया आपको। और इसका सेंट्रोइड आपका 0.42 XU क्या है आपका, बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस। आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ पर स्ट्रेन 0 है, उसका डिस्टेंस क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का 0.42 टाइम्स आपका सेंट्रोइड है कंप्रेसिव फोर्स का। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है भली भांति जानते हो आप, किसमें यूज होगा, लीवर आर्म पता लगाने में। और ये आप कंप्रेशन फोर्स हो गया, और टेंसिल फोर्स क्या होगा 0.87 FY, ये स्ट्रेस है इनटू AST। तो ये टेंसाइल फोर्स हो गया, इसका एरिया कंप्रेशन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा लीवर आर्म, बस। तो देखो ये आपका माय स्टील का है, ये आपका HYST बार्स का है। ठीक है, चलिए। तो देखो माय स्टील में तो आपको सीधा मिल जाता है FY, है ना, सीधा आपको FY मिल जाता है माय स्टील में। बट मैंने बताया था HYST के कॉन्सेप्ट में कोई यील्ड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 0.02%, 0.2% स्ट्रेन। तो 0.2% स्ट्रेन को अगर 0.2% है, तो अगर डेसिमल में करोगे तो 0.002 हो जाएगा। उससे हम इस जो ये जो कर्व है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल। ठीक है, और उसके बाद जहां पर इस कर्व को इंटरसेक्ट करता है ये, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वैल्यू होता है वही आपका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। और इसको 1.15 से हम डिवाइड करते हैं डिजाइन यील्ड स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, बस यही है। ठीक है, स्टील में हम 1.15 फैक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका माय स्टील के लिए अगर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है आपका FY, तो डिजाइन यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 0.87 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर रिस्पेक्टिव ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए इनका FD है। ठीक है, और ये इसका स्ट्रेस के हिसाब से कितना स्ट्रेन होगा, अगर इतना स्ट्रेन है तो इतना स्ट्रेस होगा, उसके हिसाब से आपका स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यूज है। ये कहाँ यूज करनी है आपको, ये आप यूज करते हो डबली रीइंफोर्स्ड में। ठीक है, वो भी रिवीजन में देख लेंगे। चलिए, एनालिसिस ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ये आपका स्ट्रेन कर्व है, ये आपका स्ट्रेस कर्व है। कंप्रेशन फोर्स निकालो, टेंशन फोर्स निकालो, और कंप्रेशन फोर्स टेंशन फोर्स को अगर आप लीवर आर्म जो यहाँ पे Z से डिनोट किया गया है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए, तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन दिख ही रहा है आपको, 0.0035 मैक्सिमम, और नीचे स्टील के जगह 0.87 FA/ES प्लस 0.002 आपको दिख ही रहा है, ये स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, चलिए, उसके बाद स्ट्रेस कर्व है, स्ट्रेस कर्व दिख रहा है आपको यहाँ पैराबोलिक, उसके बाद स्ट्रेट। ठीक है, ये आपकी CU की वैल्यू, आपकी T की वैल्यू 0.87 F इंटू AST, CU की वैल्यू याद होगी आपको हाफ नहीं 0.36 इंटू P इंटू FCK इंटू XU, ये होगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है लीवर आर्म, उसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका स्ट्रेट क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कंक्रीट में 0.45 FCK, मैक्सिमम स्ट्रेस स्टील में 0.87 FI, बस यही चीज है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0.36 इंटू FCK इंटू XU याद रखनी है। आप बोलोगे सर पेज नंबर 6 में तो डायरेक्टली गिवन है, बिल्कुल गिवन है, यूज करो एग्जाम में, बट आगे जाके जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे, ठीक है, या बीटेक के लिए कोई एग्जाम दोगे तो उसमें IS कोड अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या हो गया 0.36 FCK इंटू XU, ये तो इस कर्व का एरिया है, इनटू अगर बिट कर दोगे तो कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऊपर से कितना है सेंट्रोइड का 0.42 XU। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ बहुत आसानी से, ये तो आसान है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ यहाँ पे निकालना तो आसान है, क्योंकि वहां पर हम WSM में तो कंक्रीट के एरिया का और नीचे इक्विवेलेंट कंक्रीट के एरिया का हम मोमेंट लेते थे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट और इक्वेट करते थे। यहाँ पर तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए या फिर न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालने के लिए, दोनों के लिए हम स्ट्रेस डायग्राम का यूज करेंगे। तो ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है 0.45 FCK मैक्सिमम स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। ठीक है, और 0.87 F इंटू AST है टेंसाइल फोर्स, दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, दोनों को इक्वेट करो और आपका XU आ जाएगा। B FCK 0.36 FI AST 0.87 तो गिवन रहेगा, XU आपका इक्वेशन से आ जाएगा। तो क्लास जब कितना हो गया 0.87 FI इंटू AST अपॉन 0.36 B इंटू FCK, इससे आपका XU आ जाएगा। ये सेम सिमिलर फॉर्मूला आपका गिवन भी है IS कोड में पेज नंबर 96 में।
उसके बाद लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है, मैंने आपको डब्ल्यूएसएम में बताया था, जब स्टील सिग्मा एसटी और कंक्रीट सिग्मा सीबीसी अटेन कर ले तो क्या होता था वहां पे, लिमिटिंग एक्सिस, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ। बट यहाँ पर हम स्ट्रेन की बात करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रेस की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जब कंक्रीट अपना मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 एंड स्टील अपना मैक्सिमम स्ट्रेन 0.87 FI अपॉन ES प्लस 0.002 दोनों ही एक साथ अटेन कर ले, तब हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होगा वो हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगा। ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है जो आपको आपको समझनी है, ठीक है। चलिए वहां पर हम स्ट्रेस डायग्राम का यूज करते थे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, याद है, सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर, सिमिलर ट्रायंगल यहाँ भी यूज करेंगे, बट सिमिलर ट्रायंगल्स इस डायग्राम का यूज कर रहे हैं हम यहाँ, स्ट्रेन डायग्राम का। वहां पे किसका यूज करते थे, स्ट्रेस डायग्राम का, ठीक है। तो देखो 0.0035 ये बेस हो गया, हाइट क्या हो गई एक्स यू मैक्स, ये आपका मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, और यहाँ पर बेस क्या हो गया 0.87 FI अपॉन ES प्लस 0.002, ठीक है। और हाइट क्या होगी डी माइनस एक्स यू मैक्स, ठीक है। तो ये आपका लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसी को सिंप्लीफाई करके क्या आता था, 700 अपॉन 1100। आप या तो यही फॉर्मूला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लोग सर डिफरेंट फॉर्मूला बता रहे हो याद करने के लिए, ठीक है। मैंने इससे याद किया था इसलिए मैंने बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इंटू डी, इससे भी आपका एक्स यू मैक्स आ जाएगा, ठीक है। या तो ये यूज कर, इसी से आया है ये, ठीक है ना, इसी से ही आया है, कोई डिफरेंट नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला यूज करो या फिर 700/1100 वाला फॉर्मूला यूज करो। अब देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ES की वैल्यू तो 2 × 10⁵ कांस्टेंट होती है, तो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली हमारा WHM में क्या था, 280/3 अपॉन 280/3 प्लस सिग्मा ST, उसमें भी सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता था, ठीक है। चलिए, तो एक्सयू मैक्स हमारा डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए 0.53, 250 के लिए, देखो आपको बस ग्रेड ऑफ स्टील आपको पुट करना है और एक्सयू मैक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये याद भी रख सकते हो या फिर आप एग्जाम में निकाल भी सकते हो। ES की वैल्यू तो कांस्टेंट होती ही है, ठीक है। चलिए अब फटाफट इस लिंक को फिर से ज्वाइन करो, हम लोग आगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे अभी। फटाफट इस लिंक को फटाफट ज्वाइन करो फिर से। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस तक समझ लिया है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन के अकॉर्डिंग निकाला है हमने, WSM में मैक्सिमम स्ट्रेस के अकॉर्डिंग निकाला था। चलिए अब मोमेंट रेजिस्टेंस है, एरिया समझ ही गए हो, एरिया ऑफ कंप्रेशन फोर्स क्या है 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU, एंड टेंसाइल फोर्स क्या है 0.87 FI इंटू AST। कंप्रेसिव फोर्स का जो डायग्राम है, जो एरिया है, इसका सेंट्रॉइड ऊपर से 0.42 XU पे होता है, और हमारा जो 0.87 FI इंटू AST है, ये इफेक्टिव तक डी पे काम कर रहा है। तो इससे अगर आप इसको माइनस कर दोगे लीवर आर्म भी आ जाएगा। तो कंप्रेसिव फोर्स हो या टेंसाइल फोर्स हो, तो लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, समझ गए। बैलेंस सेक्शन है तो दोनों साइड से निकाल सकते हो, अंडर इनफोर्स्ड है टेंसाइल साइड से निकालो, ओवर इनफोर्स्ड है कंप्रेशन साइड से निकालो। बस लास्ट में डिफरेंस क्या है, ओवर इनफोर्स्ड में एक्सियल न्यूट्रल एक्सिस आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा होगा, बट आप यूज करोगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू की। LSM ये बोलता है अगर ओवर इनफोर्स्ड है कोई बात नहीं, पर आप XU जो वैल्यू है वो एक्चुअल XU जो है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा होगा, आप उसको यूज नहीं करोगे, आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को ही यूज करोगे। ये डिफरेंस है WSM एंड LSM में। चलिए रेजिस्टेंस क्या हो गया 0.36 P into FCK into XU acts at 0.42 XU from the top of concrete, 0.87 FI into AST acts at D effective depth from the top of concrete। तो बेसिकली MU क्या हो गया, कोई भी या कंप्रेशन फोर्स ले लो या टेंसाइल फोर्स ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो लीवर आर्म से, तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। और अगर स्टील, अगर निकालोगे स्टील के साइड से, तो स्टील का जो फोर्स है 0.87 FI into AST इंटू लीवर आर्म करोगे तो आपका
मोमेंट और रेजिस्टेंस स्टील की साइड से निकल आएगा। ठीक है, XU/D, XU का फॉर्मूला पता ही है आपको क्या होता है, 0.87 FY into AST अपॉन 0.36 E into FCK। समझ गए? डी मत देखो यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ आप XU का वैल्यू पुट करो, तो आपका ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ AST की टर्म में आ जाएगा। आपको पता है, आपको याद ही होगा, सिंगल इनपोस्ट के लिए आप AST का एक क्वालिटी इक्वेशन बनाते थे, फिर AST को सॉल्व करते थे। उसका मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर एंड सिंगल इनपोस्ट के लिए लागू होता है। अब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट और रेजिस्टेंस क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, यही फॉर्मूला है, XU की जगह XU लिमिटिंग पुट कर दो, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट और रेजिस्टेंस होगा। लिमिटिंग वैल्यू किसकी? सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की मैक्सिमम मोमेंट और रेजिस्टेंस, जो वो डक्टाइल नेचर में, मतलब अंडर इन्फोर्स या बैलेंस रहते हुए वो झेल सकता है। चलिए, अब लिमिटिंग क्या होगा? सेम फॉर्मूला, XU की जगह XU मैक्स पुट करो। XU मैक्स का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। XU मैक्स क्या क्या होता है? 0.53 होता है बाय स्टील के लिए, 0.48 होता है Fe415 के लिए, एंड 0.44 होता है Fe500 के लिए। तो बस उसी हिसाब से आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट और रेजिस्टेंस आ जाएगा। 0.148 FCK BD स्क्वायर Fe250 के लिए, 0.138 FCK BD स्क्वायर हाई Fe415 के लिए, 0.133 FCK BD स्क्वायर Fe500 के लिए। इसी को अगर आप एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ डी आ जाएगी, जिसके लिए आपका सेक्शन बैलेंस रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट जो WSM में यूज किया था। चलिए, फिर परसेंटेज ऑफ स्टील आपको पता ही है क्या होता है, AST अपॉन BD। उसको थोड़ा बहुत इनने सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला सा निकाला हुआ है, बट बेसिकली तो वही है ना, AST अपॉन BD, बस तो वही सेम चीज है और कुछ नहीं। ठीक है, अब लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होगा? देखो, वो परसेंटेज ऑफ स्टील जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू तक पहुंच जाए, तो वो क्या होगा? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। आपको पता ही है, जितना स्टील ज्यादा होगा उतना ही न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ जो होगा वो ज्यादा होगा, और जितना न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ ज्यादा होगा उतना ही कंक्रीट में स्ट्रेन ज्यादा होगा, और जैसी बात है। ठीक है, तो कंक्रीट का स्ट्रेन तो 0.003 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.003 से ज्यादा ना हो, उसके लिए जो आपका मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू है वो क्या है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो उसी के हिसाब से जो आपका स्टील का परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। बस वही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील ग्रेड्स के हिसाब से एंड ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से क्या क्या है वो आप देख पा रहे हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिकली सब खेल है एक्सयू लिमिटिंग का, मतलब लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू का। फिर बैलेंस, अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, सबको पता है। एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स, अंडर रेनफोर्स। एक्सयू इक्वल टू एक्सयू मैक्स, बैलेंस। एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स, ओवर रेनफोर्स। ठीक है, एक बार इसको देख लो। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होगा? एक्स इक्वल टू एक्स मैक्स होगा। ठीक है, जिसमें आपका कंक्रीट भी 0.003 पर तक स्ट्रेन तक पहुंच रहा है, एंड स्टील भी 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 तक पहुंच रहा है। ठीक है, दोनों ही साइमल्टेनियसली अपने मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। WSM में क्या था? कंक्रीट पहुंचा सिग्मा CBC तक, स्टील पहुंचा सिग्मा ST तक, दोनों ही साइमल्टेनियसली अपने परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर LSM में क्या हो रहा है? दोनों ही साइमल्टेनियसली अपने परमिसिबल स्ट्रेन तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, यही चीज है बस। तो बस बैलेंस सेक्शन में क्या होगा, उसका मोटर से कैसे, बैलेंस सेक्शन में क्या होता है? कंक्रीट के साइड से निकालो चाहे स्टील की साइड से निकालो, दोनों ही सेम है। एक्स की जगह एक्स मैक्स यूज करना है बैलेंस सेक्शन में। अंडर इनपुट में क्या होगा? स्टील पहुंच जाएगा अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक, बट कंक्रीट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अंडर इनफोर्समेंट में, अंडर इनफोर्स में किसके साइड से निकालोगे आप? मूवमेंट और रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली बात है स्टील के साइड से। ठीक,
ओवर इन्फोर्समेंट में क्या होगा, कंक्रीट पहुंच जाएगा 0.0035 तक, बट स्टील अपने स्ट्रेन तक नहीं पहुंचेगा। ठीक, तो किसके साइड से निकालोगे आप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट के साइड से। बट यहाँ पर एक कैच है, कौन से वैल्यू को यूज करोगे आप, जल्दी बताओ, एक्सयू को कि एक्सयू मैक्स को, फटाफट बताओ। एलएसएम में मैक्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्सयू मैक्स को आप यूज करोगे। चलिए, तो आप एक्सयू मैक्स को यहाँ पे यूज करोगे। चलिए, ओवर इन्फो सेक्शन में आप एक्सयू मैक्स यूज करोगे और किसके साइड से निकालोगे, कंक्रीट के साइड से। तो आपका फिर फाइंडिंग मोमेंट और रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली इनपुट बीम, वही सेम चीज, न्यूट्रल एक्सिस निकालो, फॉर्मूला पुट, और उसको फिर सबसे पहली बात न्यूट्रल एक्सिस निकालो। ठीक है, उसके बाद उसको देखो कि वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो अंडर इनफोर्स निकालो स्टील की साइड से क्या, मोमेंट रेजिस्टेंस। अगर बैलेंस्ड है किसी भी साइड से निकाल लो, एमओआर सेम है। ठीक है, और अगर ओवर इनफोर्स है तो किसके साइड से निकालोगे, एमओआर कंक्रीट के साइड से। बस खत्म बात। ठीक है, वही है। ठीक है, पहले फिर क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमिन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, बीम की विड्थ है 250 mm, इफेक्टिव डेप्थ है 400 mm, reinforced with 3 bars of 20 mm diameter। ठीक है, ऑल्सो स्टेट द टाइप ऑफ सेक्शन, वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा। एफ सी है गिवन 20, एफ बाई 415, बी है 250, डी है 400। ए एस टी निकाल लिया, डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस निकाल ली हमने, आ गई हमारी 189। फिर मैक्सिमम डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, एफ ई 415 है तो सीधा 0.48 डी कर दो, तो आ गया आपका कितना, 192। ठीक है, अब देखो आपका एक्सयू मैक्स जो है वो एक्सयू से ज्यादा है, हल्का सा ही है बट है ज्यादा, तो क्या होगा, अंडर इनफोर्स। किसके साइड से निकालोगे आप न्यूट्रल, आप ओमोडो इससे अगर निकालना होगा किस साइड से निकालोगे आप, स्टील के साइड से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अब मोमेंट और रेजिस्टेंस निकालने का है। डिटरमिन मोमेंट और रेजिस्टेंस, मोमेंट और रेजिस्टेंस को वैसे मैं क्या बोलूंगा, एमओआर बोलूंगा, एम ओ आर। ठीक है, एमओआर निकालना है बीम का, डिमेंशन है 300 क्रॉस 550, 550 है इफेक्टिव डेप्थ, 300 है बीम की विड्थ, reinforced with 1963 mm square of steel। कितने बार है ये नहीं गिवन है, सीधा AST गिवन है। M20 स्टील है, 415 कंक्रीट है, M20 कंक्रीट है, 415 स्टील है। ठीक है, सबसे पहले बात एक्सयू निकाला हमने। ठीक है, उसके बाद निकाला एक्सयू मैक्स। एक्सयू मैक्स देखो 263.5 है, एक्सयू से कम है, सेक्शन क्या है, ओवर इनफोर्स। किसके साइड से निकालेंगे, एमओआर कंक्रीट के साइड से। कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक्सयू मैक्स की वैल्यू। अगर डब्ल्यूएचएम होता तो हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्सयू ही यूज करते, बट एलएचएम क्या बोलता है, एक्सयू मैक्स ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो एक्सयू मैक्स ही यूज करना है आपको। हेंस सेक्शन ओवर इनफोर्स, एमओआर ऑफ सच सेक्शन इज इक्वल टू एमयू लिमिट। ठीक है, बस सीधा आप निकालो, कंक्रीट के सेक्शन निकालो, एक्सयू मैक्स पुट करो, एमयू आ जाए। बीम इज ओवर इनफोर्स एंड इट शुड बी रीडिजाइन, ऑब्वियस सी बात है। एलएचएम हमेशा बोलता है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन आप डिजाइन नहीं कर सकते, आपको वो रीडिजाइन करना है। ठीक है, अब अगर इसमें FE 250 होता तो क्या होता है, FE 250 होता है, एक्स आता 196.6, लिमिटेड न्यूट्रल एक्सिस 291.5, ये हो जाता है आपका अंडर इनफोर्स। ठीक है, अंडर इनफोर्स होता तो आप किस साइड से निकालते, स्टील के साइड से, एंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की आप यूज करते हैं, एमयू आपका। ठीक है, अब स्लैब है। स्लैब का आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको कैसे आपको स्लैब में नंबर ऑफ बार्स निकालने होते हैं, और कैसे नंबर ऑफ बार्स निकालने के बाद AST निकालना, वो तो पता ही है आपको। तो क्या गिवन है, reinforced slab 150 mm thick, reinforced with 10 mm diameter bars at 180 mm center to center। तो स्लैब में क्या मानते हैं हम, स्लैब में हमेशा हम 1 मीटर लेंथ मानते हैं। कितना मानते हैं, 1 मीटर लेंथ। ठीक है, अब देखो आपके बार्स लगाता हूँ मैं इसमें, ये आपके बार्स है। ठीक है, 1 2 3, समझ लो जितने ही बार्स हो इसमें, 4 5 जितने भी हो। ठीक है, 5 बार्स है, स्पेसिंग कितनी हो गई देखो, 1 स्पेसिंग, 2 स्पेसिंग, 3 स्पेसिंग, 4 स्पेसिंग, 5 स्पेसिंग। ठीक है, एक मिनट रुको, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, कितने स्पेसिंग आ गए, 1 2 3 4 स्पेसिंग आ गए, पर बार्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो जितने स्पेसिंग है उससे एक ज्यादा होता है बार।
ठीक है। नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे, स्पेसिंग कितनी है 180 mm और लेंथ कितनी मानते हैं हम स्लैब में 1 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, ये कितनी आएगी आपकी देख लेते हैं। ये आपकी आएगी 5.55 के आसपास। ठीक है, 5.55 के आसपास ये आपकी आ गई। ठीक है, बट हम इससे एक ज्यादा मानेंगे, कितना आ जाएगा 6 बार आ जाएंगे हमारे। ठीक है, आप देखो आप या तो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, 5.55 बार तो होगा नहीं। ठीक है, एक मिनट को 5.55 बार तो होगा नहीं, तो उसको हम पहले करेंगे 6 से राउंड ऑफ और फिर उसमें हम एक प्लस करेंगे और हमारे आएंगे टोटल 7 बार। ठीक है, अब देखो आपके ऊपर है, बहुत बुक में 6 से भी सॉल्व किया हुआ है, आप 6 से सॉल्व कर लो कोई बात नहीं, बट ऑन फील्ड जाओगे तो 7 होगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है 6 यूज करो 7 यूज करो, मेरा मेरा काम था आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, तो इस हिसाब से 6 बार हो चाहे 7 बार हो, डायमीटर पता ही है आपको, उस हिसाब से एएसटी आ जाएगा, बस एएसटी आ गया फिर तो कोई बात ही नहीं है हमारी। ठीक है, एएसटी आ गया। एएसटी देखो या तो ऐसे निकाल, एरिया ऑफ 1 बार से निकाला इनने, ठीक है, इस हिसाब से निकाला इनने। ठीक है, यूज वही चीज की है। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ बार निकालो फिर एएसटी निकालो, सेम ही आएगा। फिर उसके हिसाब से एक्सयू निकाला। ठीक है, फिर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला, पॉइंट देखो Fe 415 है तो 0.4 इंटू डी, 150 mm टोटल थिकनेस है, तो 25 mm 20-25 mm का इफेक्टिव डेप्थ मान लो। बार्स का डाय कंजन नहीं किया यार, जरा ध्यान से देखो, आप ध्यान से देख नहीं रहे हो क्लास में, नहीं किया है डाय को, नंबर ऑफ डाय को कंजन नहीं किया हमने, ध्यान से देखो नहीं किया हमने डाय को बात। ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, चलो, तो एक्स मैक्स आ गया आपका 0.48 डी। ठीक है, 0.48 इंटू 125 mm, हम वन हमारा 150 mm टोटल थिकनेस थी, बट reinforcement इज लोकेटेड एट इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 125 mm, तो स्मॉल डी क्या हो गया 125, तो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 125। ठीक है, हमारा आ गया मोमेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारा। ठीक है, देखो मैंने जो आपको बोला है 1 मीटर फिट, उसमें स्पेसिंग के अकॉर्डिंग वो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए बोला है, तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए डायमीटर जरूरत क्या है आपको, नंबर ऑफ बार निकालने के बाद उससे एएसटी निकालने के लिए आपको तो ऑब्वियसली डायमीटर यूज करना ही पड़ेगा। बोलो, ठीक है, चलिए। ठीक है, उसके बाद आपका आरसीसी बीम है, reinforced with 3 6 mm 67 diameter bar, find the ultimate uniform distributed load which the beam can carry। ठीक है, देखो पीडीएफ गिवन ही है, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखो। ठीक है, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ नहीं है यार, एमओआर निकालना है, एमओआर निकालने के बाद उसको WL²/8 से इक्वेट कर देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना, उसके बाद आपका WU आ जाएगा। ठीक है, उसको अंडर इनफो सेक्शन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्टील सेक्शन इज अंडर इनफो, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है इफ इट हैज टू रेसिस्ट अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 25 किलोमीटर मीटर, ये नहीं गिवन है कि फैक्टर्ड है कि नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन है और नहीं गिवन है कि फैक्टर्ड है कि नहीं है, तो आप फैक्टर सेफ्टी लगाओगे, कितना लगाते हैं 1.5 का। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कॉम्बिनेशन के हिसाब से एफ बदल जाता है, बट मैंने ये भी बताया था ना कि ज्यादातर 1.5 का ही यूज करते हैं, हमें कॉम्बिनेशन बताया नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो हम भाई अपन नॉर्मल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे 1.5 वाला, तो मैंने से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लिमिटिंग और मैक्सिमम मोटर रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा आपको पता ही है, एक्स को एक्स लिमिटिंग पुट करो, उससे आपका फॉर्मूला बन जाता है 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, किसके लिए Fe 415 के लिए। तो देखो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग और मैक्सिमम मोटर रेजिस्टेंस वो झेल सकता है बैलेंस रह के, वो क्या है 88.32 किलो न्यूटन मीटर, तो ये ऑब्वियसली से ज्यादा है, तो सेक्शन कैसा है हमारा अंडर इनफोर्स। ठीक है, तो अगर अंडर इनफोर्स है तो अंडर इनफोर्स में हम एमओआर कैसे निकालते हैं, स्टील के साइड से, तो ऑब्वियसली बात है एक्सटर्नल बेंडिंग किससे इक्वेट करेंगे हम, स्टील वाले फॉर्मूले से। ठीक है, स्टील वाले फॉर्मूले, ये आ गया हमारा। तो मैंने इसी का आपको एक छोटा फॉर्मूला बताया था, क्या अगर रेक्टेंगुलर बीम है, सिंगली रीइंफोर्स्ड है एंड अंडर रीइंफोर्स्ड है, तो 0.5
FCK by FY 1 minus अंडर रूट 1 minus 4.6 इंटू एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है यहाँ पे कितना है 37.5, ठीक है, फैक्टर होना चाहिए FCK BD स्क्वायर, ठीक है, इंटू, ठीक है। आप या तो इंटू BD, ठीक है, या तो आप इसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए फिर निकालिए, या फिर शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए, आपका AST की वैल्यू आ जाएगी। फिर डेफिनेट न्यूट्रल निकाला हमने, ठीक है, वो भी हमारा XU मैक्स से कमी आया, तो हमारा अंडर इनपोज ठीक है सेक्शन, ठीक है। अब अगर ओवर इनपोज हुआ तो देखो हम देख लेते हैं कितना बेंडिंग मोमेंट है, 265 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट है, बट लिमिटिंग होता है हमारा, वो कितना होता है 186.576 आया इस बीम के लिए, बीम में गिवन है यहाँ पे 250 mm का विड्थ है, 560 mm का ओवरऑल डेप्थ है, तो हमने इफेक्टिव कर्व 40 का यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको माइनस किया, इफेक्टिव डेप्थ आ गया हमारा, उसके हिसाब से हमने, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, मोमेंट और रेजिस्टेंस आपका इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू से ही आता है, ठीक है। तो हमारा लिमिटिंग MOR जो है वो अप्लाइड मोमेंट मतलब एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट से कम है, तो देयरफॉर सेक्शन इज ओवर and therefore area of steel provided such that XU does not exceed XU limiting, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम XU max, हम AST निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, AST लिमिटिंग ही यूज करेंगे, मतलब XU max की वैल्यू यूज करेंगे, XU की वैल्यू यूज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है XU की, अगर हम इस बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर हम AST निकाले तो ऑब्वियसली वो हमारे लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ AST से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें डबली रीइंफोर्स्ड बीम बनाना होता है, समझे, ठीक है। तो अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आया तो आप बस ये निकाल के छोड़ दोगे, AST लिमिटिंग जो होती है वो निकाल के छोड़ दोगे, बट अगर ये 20 नंबर के क्वेश्चन में आया तो देखो ऑब्वियसली बात है वो बोलेगा नहीं कि डबली रीइंफोर्स्ड है, आपको अगर दिख रहा है कि वो लिमिटिंग MOR से ज्यादा है बेंडिंग मोमेंट, ऑब्वियसली बात है डबली रीइंफोर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में डबली रीइंफोर्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, तब तक ये सब रिवाइज करो, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो, और एक काम करो फटाफट अभी 5 मिनट में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं अपना नाम और अपना BT रोल नंबर डालो अटेंडेंस मार्क करने के लिए, नाम और BT रोल नंबर अटेंडेंस मार्क करने के लिए अभी पुट करो, mark your attendance for today's class, type in your name and your BT roll number। देखो 32 लोग हैं, 32 से ज्यादा अगर मुझे अटेंडेंस मिल जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कोई प्रॉक्सी लगा रहा है, ठीक है, तो प्रॉक्सी भी मत लगाना, जो आपका नाम है उसी नाम का अटेंडेंस होना चाहिए। चलिए अटेंडेंस लग चुकी है तो क्लास को हम एंड करते हैं, चलिए बाय बाय टिल नेक्स्ट क्लास।